डॉक्टर को जब खबर मिली कि मंजीत भी खतरे से बाहर है तो उन्होंने राधा माँ को फ़ोन कर उनकी सलामती की खबर दी। यह खबर पाकर राधा माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने जल्दी से तारा मौली को भी यह खबर दी। उन दोनों ने भी अब राहत की सांस ली। दूसरी तरफ कबीर अपना काम जल्दी से खत्म कर बेस के लिए निकल गया। देव और ऋषभ मंजीत के दोनों ओर बैठ गए और उसके हाथों को थाम लिया। मंजीत धीरे से बोला, अब क्या करने का इरादा है तुम लोगों का? कम से कम ऐसी हालत में तो रहम करो। मेरे हाथ यूं क्यों पकड़ लिए हैं? इतना सुनना था कि दोनों दोस्त हंस दिए। ऋषभ, तू ना बैल बुद्धि ही रहा। हमने तो सोचा था कि सिर पर चोट लगी है तो शायद अकल आ जाए, पर तू कभी नहीं बदल सकता। मंजीत, वैसे वो कबूतर कहाँ उड़ गया? दिखाई नहीं दे रहा। देव ने उसे बताया कि जय को भी 2 गोली लगी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक है। ऋषभ की नज़र सुनी पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने ऋषभ को खुद को यूं पकड़े जाते देखा तो हड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगी। ऋषभ यह देख सोच में पड़ गया कि सुनी उसे ऐसे क्यों देख रही थी। कुछ ही पलों में वहां सीनियर डॉक्टर्स आ गए और देव ऋषभ को बाहर इंतजार करने को कहा। दोनों बाहर निकलकर जय के पास जा पहुंचे। देव जय के पास जा बैठा और ऋषभ कुछ दूर जा खड़ा हुआ। देव, क्यों बेकांडी, कैसा है तू? जय हल्के से मुस्कुराया, ठीक हूँ। देव, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जय, नहीं। देव, वैसे हमें पता है कि तुझे यहाँ चैन नहीं पड़ रहा होगा। तेरे जैसे शैतानों को एक जगह आराम से बैठने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ तू बिस्तर पर लेटा हुआ है। बेचारा। जय नाराज सा बोला, जब आप लोगों को पता ही है तो क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? पता नहीं कैसे निकालूंगा अपना वक्त यहाँ पर मैं। ऋषभ, जय तू ये क्यों नहीं देखता कि तेरे पास सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठा। जय चौंका, वो कैसे? ऋषभ, माही है ना तेरे साथ, तो बस उससे अपनी खातिरदारी करवा। इस टाइम पर तू उसे जो बोलेगा ना वो सब करेगी। जय के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट तैर गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच गुरुदेव। चरण कहाँ हैं आपके? ऋषभ मुस्कुरा दिया, पहले ठीक हो जा, तब खूब चरण छू लेना मेरे। कुछ वक्त बाद देव ऋषभ मंजीत के डॉक्टर से मिले तो उन्हें बताया गया कि मंजीत को 3-4 हफ्ते लगेंगे सही होने में। मंजीत को देव ने जय वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। राशि और सुनी जय और मंजीत के साथ थोड़ी देर बैठकर वापस जाने लगीं तो ऋषभ ने सुनी को सुनाते हुए देव से कहा, यार देव, मेरा कंधा बुरी तरह टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी भरकम चीज मेरे कंधे पर काफी देर तक रखी हुई थी। देव, क्यों, ऐसा क्या था? ऋषभ सुनी की तरफ देख मुस्कुरा दिया, यही तो नहीं पता। सुनी सोचने लगी, मतलब यह तो हद ही हो गई। हम इनके कंधे पर सिर रख थोड़ी देर के लिए सो गए तो यह तो हमें सुनाने लगे। इतनी सी बात पर ऐसे कौन सुनाता है? अच्छा ही है जो इनकी शादी निशा से हो रही है। दोनों ही खड़ूस हैं तो अच्छी जमेगी इनकी। यह सब सोचते हुए वे नाराज सी वहां से चली गई। ऋषभ ने महसूस किया कि सुनी सच में गुस्सा हो गई है। कबीर बेस पहुंचा और सिन्हा सर से मिलने के बाद सीधे हॉस्पिटल आया। स्टाफ से जय मंजीत का रूम पूछकर वह उस ओर चल दिया। कमरे में मंजीत जय के पास ऋषभ और देव बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला। सभी ने उस ओर मुड़कर देखा तो सामने कबीर खड़ा था। उसे देख चारों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कबीर की नजर मंजीत पर पड़ी। उसकी हालत देख वह उदास हो गया। दोनों नम आंखों से एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। ऋषभ देव खड़े हो एक तरफ हट गए। कबीर आगे बढ़ा और जय की तरफ जा उसके पास जा बैठा। ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही छोटे? जय अब दर्द से कराहने का नाटक करने लगा। अच्छा हुआ सर जो आप यहाँ आ गए। देव ऋषभ सर में दर्द पर हंस रहे थे। अब आप आ गए हो तो डांट लगाओ इन्हें, कोई मेरा ख्याल ही नहीं रख रहा। देव और ऋषभ उसके झूठ को देख चौंक गए। ऋषभ, अबे कुछ तो शर्म कर, घंटे भर तो बेचारी माही को नचाया है तूने और अब हमें भी डांट पड़वाना चाहता है। जय, माही को अपने इशारों पर नचाने का आइडिया भी तो आपका ही था। देव, कबीर तू मुझे छोड़कर इन दोनों कांडियों को डांट। कबीर ने जय की तरफ देखा तो वह उदास सा चेहरा बनाकर बोला, मेरी बात पर किसी को भरोसा नहीं रहा, बस सबको मुझे ही डांटना होता है। कबीर ने देव और ऋषभ की तरफ देखा,
फिर झूठा गुस्सा करते हुए उन्हें डांटने लगा। जय सही कह रहा है, हर बार इसे ही क्यों डांट लगे? तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अक्ल घुटने में ही है। देव ऋषभ उदास होने का नाटक करने लगे। जय अब खुद ही बोल गया, रहने दो सर, आपकी ये डांट भी ना प्यार ही लग रही है, आपसे नहीं होगा। यह सुन सभी मुस्कुराने लगे। कुछ वक्त उसके पास बैठ कबीर उठा और मंजीत के पास आ गया। उसे देख मंजीत की आंखों से आंसू निकल पड़े। कबीर ने उन्हें फटाफट से पहुंचा और बोला, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मंजीत, वो तो कई दिनों तक होगा, लेकिन फिलहाल ये आंसू खुशी के हैं कि आखिरकार मेरा कबीर आ ही गया। कबीर, पगले यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? बस तुम दोनों अब जल्दी से सही हो जाओ। कबीर उठने को हुआ कि मंजीत ने हाथ पकड़ बैठने का इशारा किया। कबीर अब वापस बैठ गया। मंजीत, तू रोया था ना? कबीर मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं क्यों रोऊंगा? कुछ भी बोलता है। मंजीत, मेरी कसम। कबीर अब चुप हो गया। वहाँ का माहौल अब एकदम शांत हो गया। मंजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। यार, बस यही मत किया कर, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कबीर, बस कभी कभी हो जाता है भाई। इतने में ऋषभ और देव आगे बढ़ कबीर के पास खड़े हो गए और उसके कंधों पर हाथ रख लिए। ऋषभ, सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी साथ हैं। जय, कबीर सर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी शादी का ख्याल है या नहीं आपको? बात चलाओ ना सर से। देव, पहले ठीक तो हो जा कांडी, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शादी करनी है क्या? जय, मेरा बस चले तो ये भी कर लूँ। सभी उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। कुछ वक्त बाद राशि और सुनी क्वार्टर की ओर जा रही थी कि ऋषभ रास्ते में मिल गया। राशि यह देख बहाना बना वापस लौट गई ताकि दोनों कुछ वक्त साथ रह सकें। ऋषभ और सुनी साथ चल पड़े। ऋषभ ने जब सुनी को शांत देखा तो बोला, क्या हुआ? सुनी, कुछ नहीं। ऋषभ, तो बोलती क्यों नहीं कुछ? सुनी, हमारा मन नहीं है आपसे बात करने का। ऋषभ को सुनी की बात चुभ गई। हाँ, मुझसे क्यों बात करोगी अब? आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया ना, तो वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। मैं थोड़ी ही लगता हूँ कुछ अब। सुनी को ऋषभ की इस बात पर गुस्सा आ गया। अगर आप ऋषभ हंसकर बोला, वैसे तुमने कभी बताया नहीं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। क्या इतना ज्यादा स्पेशल है वो जो उसे सभी की नजर से छुपा कर रखना चाहती हो? किसी और को ना सही, मुझे ही मिला दो उससे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। सुनी की आंखों से आंसू बह चले। उसे ऐसे देख ऋषभ के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह गंभीर सा हो उसको देखने लगा। तेज, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुनी रोते हुए ऋषभ को चुपचाप देखने लगी। उसके आंसू ऋषभ से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वह थोड़ा आगे बढ़ा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम्हें अगर कुछ बुरा लगता है तो मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन मेरे सामने इन आंखों में आंसू मत लाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। क्या हुआ है, मुझे बताओ। सब सही है ना? किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? मेरी बात बुरी लगी? सुनी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस देखती ही रही। ऋषभ ने जब देखा कि सुनी कुछ बोल ही नहीं रही है तो वह वहां से जाने लगा कि सुनी की आवाज सुनाई दी, आपने कभी किसी से प्यार किया है? ऋषभ उसकी बात सुनकर रुक गया। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा कि क्या नसीब पाया है उसने। उससे ये सवाल पूछा भी तो किसने? वह सुनी की तरफ मुड़ा। क्या मतलब है इस सवाल का? सुनी, पहले जवाब तो दीजिए। ऋषभ कुछ पलों तक सुनी को देखता रहा, फिर दूसरी ओर नजरें कर ली। उसकी आंखों में नमी तैर गई। सुनी ने जब उसे चुप देखा तो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपका जवाब ना है। अब आपको अपनी तकलीफ बताने का क्या फ़ायदा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस दर्द में हैं। आप नहीं समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है जब आपको पता चलता है कि जिससे आप प्यार करते हैं वो तो कभी आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। ये दर्द बेहद तकलीफ देने वाला होता है जिसे आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। ऋषभ अब हैरानी से सुनी की ओर देखा। लेकिन तुम्हारी शादी तो? सुनी उसकी हैरानी को समझ गई। आपने ये तो पता कर लिया कि हम किसी को पसंद करते हैं, लेकिन ये पता नहीं किया कि हमारा एहसास एक तरफा है, दो तरफा नहीं। ऋषभ नाराज सा बोला, कौन है वो बेवकूफ़ जिसने तुम्हें ना कहा? मुझे बताओ उसका नाम और फ़ोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ उससे, और अगर बात से नहीं माना तो घर जाकर उसे खींचकर तुम्हारे पास ले आऊँगा।
अपने लिए ऋषभ की इतनी फिक्र देख सुनी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। ऋषभ नाराज सा बोला, तुम फिर रो दी? सुनी ने हंसकर अपने आंसू पोंछ डाले। आपको कितनी फिक्र है ना हमारी? ऋषभ, हाँ तो क्यों नहीं होगी, मेरे दोस्त हो तुम। सुनी प्यार से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ, ऐसे क्या देख रही हो? सुनी ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। कुछ भी नहीं। ऋषभ, हाँ तो बताओ कि क्यों मना किया उस लड़के ने तुम्हें? सुनी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, मना तो तब करेंगे जब उन्हें हमारे दिल का हाल पता हो। ऋषभ एक बार फिर दंग रह गया। क्या? सुनी, लेकिन इशारे से हमने उन्हें कई बार समझाना चाहा, पर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। शायद उन्हें समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है सर कि क्या वजह होगी? ऋषभ थोड़ा हिचकिचाया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्या वजह होगी उसके जवाब ना देने की? मैं उसे जानता थोड़ी ही हूँ। सुनी, तो हम बताते हैं उनके बारे में, शायद तब आप बता पाएं। ऋषभ, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। सुनी, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें समझते भी हैं, लेकिन गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता है, इसलिए हमसे लड़ते झगड़ते भी हैं और डांट भी लगाते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते हमें तंग करने का। हमारे सवालों का सीधा जवाब नहीं देते कभी, और हम इतने पागल हैं कि सब कुछ छोड़कर उनके पीछे घूमते रहते हैं। उन्हें ना देखें तो सुकून नहीं मिलता। ऋषभ ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। सुनी, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, जिसे अपना मान लेते हैं उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। शरारती भी हैं वो, लेकिन ये भी सच है कि जब हम उन पर गुस्सा करते हैं तो चुपचाप हमारी डांट भी खा लेते हैं, चॉकलेट्स ला कर देते हैं हमें। तभी ऋषभ का फ़ोन बज उठा। उसने जैसे ही उसे जेब से निकाला कि सुनी ने आगे बढ़ उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कॉल कट कर नाराज सी ऋषभ को देखने लगी। एक बात और, उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है, और एक हम हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नाम किए बैठे हैं। दोनों खामोश से कुछ वक्त तक एक दूसरे को देखते रहे। सुनी की आंखों में आंसू थे तो ऋषभ की आंखों में नमी। ऋषभ ने हाथ आहिस्ता से आगे बढ़ाकर जैसे ही उसके आंसुओं को पोंछना चाहा कि सुनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पहले तो हमें रुलाते हैं, फिर खुद ही आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि उन्हें हमारी आंखों में आंसू पसंद नहीं। उन्होंने जब हमें पसंद नहीं किया तो हमारी आदत बिगाड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्हें उनकी खुशियाँ मुबारक, हम अपने आंसुओं के साथ ही जी लेंगे। आपको पता है वो जल्द ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाले हैं, और हम हैं जो घर से यह सोच कर आए हैं कि जब तक वो हमारी शादी का ख्याल नहीं छोड़ देंगे हम वापस नहीं जाएंगे। सुनी अब जाने को हुई कि रुक गई और पीछे मुड़कर ऋषभ को देखा, जो शांत सा उसे देख रहा था। यह देख सुनी मुस्कुराते हुए बोली, वो मासूम भी हैं, हम उनसे अपने दिल की बात कह चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब हम उनसे कह रहे हैं। ऋषभ को अब भी चुप देख सुनी वहां से चली गई। ऋषभ उसे जाता देख रहा था। इसका मतलब तेज किसी और से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है।